प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उर्मिला देवी ने अभिमन्यु और तपस्या को प्रतापगढ़ से जुड़े श्राप और उससे मुक्ति से जुड़ी कहानी, उनके जरिए उन्हें प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां सुभद्रा, सुनैना और सुकृति के सच के बारे में भी पता चला। पूरी बात जानने के बाद भी तपस्या ने पीछे ना हटने का फैसला लिया और वहां से चली गई। अभिमन्यु भी बात करने के बाद वहां से जा चुका था। किसी काम से बाहर आई रावी ने गलती से उनकी सारी बातें सुन ली। रावी तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसके चेहरे पर गहरे डर के भाव थे और वह तेजी से सांसें ले रही थी। खुद को सामान्य करने के लिए रावी ने जल्दी से वहाँ रखा पानी पिया। यह सब कैसे हो सकता है? वो बड़े दादा साहब जो हमारे घर अभिमन्यु जी का रिश्ता लेकर आए थे, वह इंसान नहीं है। मूर्तियाँ, पूजा में रखी हुई मूर्तियाँ भी कोई आम मूर्तियाँ नहीं थी। वही 3 रानियाँ थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। वह आज भी जिंदा है। चाचा चाची सही कह रहे थे, तभी उनकी जान चली गई। मुझे नहीं लगता पारस भैया भी अभी तक जिंदा होंगे। रावी रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। अब हमारा कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं। उर्मिला माँ सही कह रही थी। प्रताप सिंह, वह बड़े दादा साहब हमारी शादी अभिमन्यु जी से कभी नहीं होने देंगे। अभिमन्यु जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमारा हाथ थामने का वादा किया था। अब तो हमारे पास पीछे हटने का रास्ता भी नहीं है। चाचा चाची इस दुनिया में नहीं रहे, हमारा कोई नहीं है। अगर हमारी शादी अभिमन्यु जी से नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे? वापस गांव भी नहीं जा सकते, वहाँ भी हमारा कोई नहीं रहा। धीरे धीरे रावी सामान्य हो रही थी। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद रावी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, हमें इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। अगर चाचा चाची जिंदा होती तो हम अभिमन्यु जी के लिए इस शादी से पीछे हट सकते थे। अब अभिमन्यु जी से शादी करना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। वह तपस्या से प्यार करते हैं, उसके बावजूद अपने फ़र्ज निभाते हुए हमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता प्रताप सिंह उन्हें ऐसा करने देंगे। इसका रीज़न भी सिर्फ और सिर्फ तपस्या है। वह लड़की चंद्रवंशी है। हमें भी चंद्रवंशी समझा गया था ताकि हमारी शादी अभिमन्यु जी से करा के हमारी बलि दी जा सके। अगर तपस्या चंद्रवंशी है और उसकी बलि दी जानी है, फिर तो सबका रास्ता साफ हो जाएगा। प्रताप सिंह को अपनी बलि से मतलब है, न कि इस घर की बहू या अभिमन्यु जी की पत्नी से। अगर हम उनकी चंद्रवंशी तक पहुंचने में मदद कर दें तो वह हमारी शादी अभिमन्यु जी से करवा देंगे। रावी चहलकदमी करते हुए सोच रही थी। तपस्या को प्रताप सिंह के हवाले करने के ख्याल से उसके अंदर एक झुरझुरी सी पैदा हुई और उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर खुद से कहा, नहीं, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। हम अपने फ़ायदे के लिए किसी और की जान कैसे ले सकते हैं? परंतु हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं रहा। हम बड़े दादा साहब तक कैसे पहुँचे और उन्हें कैसे सब बताएं? हमारे फ्यूचर के लिए हमें ये करना ही होगा। जानते हैं गलत है, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। पहले तो रावी का मन भी नहीं मान रहा था, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचकर उसने प्रताप सिंह को तपस्या तक पहुंचाने का फैसला लिया। वह प्रताप सिंह से बात करने के लिए
डरते डरते अपने कदम महल की ऊपरी मंजिल पर बढ़ाने लगी। मिस्टर और मिसिस चौहान की अचानक हुई मौत ने सबको सदमे में डाल दिया था। सब अपने अपने कमरे में बंद इस हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे थे। उर्मिला से बात करने के बाद तपस्या सीधे उन्नति के कमरे में गई, जहां पर उसके बाकी के दोस्त मौजूद थे। तपस्या को वहां देखते ही पार्थ बोला, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? मुझे उर्मिला आंटी खींच कर ले गई थी, तपस्या ने जवाब दिया। वह वहां लगे बेड पर बैठ गई और उर्मिला की बताई कहानी के बारे में सोचने लगी। उसे खोया हुआ देखकर हेजल ने पूछा, देखो अब हमें बात कर लेनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सब ने इस महल में कुछ ना कुछ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस किया है। हाँ, पहले बात करने का सोचा था, पर अचानक से वह सब हो गया। सब कुछ काफ़ी अजीब था और वो जगह तो और भी अजीब थी जहाँ हम गलती से पहुँच गए थे, उन्नति ने कहा। उन्नति की बात सुनकर पार्थ और तपस्या हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। पार्थ ने पूछा, तुम कौन सी जगह की बात कर रही हो उन्नति, और तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमें बताने का मौका ही नहीं मिला, उन्नति के बजाय गौरव ने जवाब दिया। उसने आगे कहा, सोचा था कि सबको एक साथ पूरी बात बताएंगे, पर कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ। अब देखो ना, आज भी अभिमन्यु यहाँ नहीं है। मुझे लगता भी नहीं कि वह यहाँ आएगा। उस पर तो उस रावी से शादी करने का भूत सवार हो चुका है। वह हमारा साथ नहीं देने वाला, तपस्या ने मुंह बनाकर कहा। अभिमन्यु भाई भी अपनी जगह गलत नहीं है। रावी का अब कोई नहीं है। पहले तो मैं भी इस शादी के खिलाफ थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि भाई और रावी की शादी हो जाए ताकि रावी को एक फैमिली मिल सके, उन्नति ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। तपस्या के चेहरे पर उदासी के भाव थे। हेजल और पार्थ उसकी तरफ देख रहे थे। पार्थ ने बात को बदलते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में बाद में बात करेंगे कि किसको किससे शादी करनी चाहिए। तुम लोग किस जगह के बारे में बता रहे थे जहाँ तुम गलती से पहुँचे थे? वह कौन सी जगह थी और तुम लोग वहाँ कैसे पहुँचे? सब बताएंगे, पर अभिमन्यु को भी यहाँ होना चाहिए। मैं उसे लेकर आता हूँ, गौरव ने कहा। सबने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद गौरव कमरे से बाहर आया। अभिमन्यु उस वक्त बाहर की तरफ जा रहा था। उसे महल से बाहर जाता देख गौरव तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया। अभिमन्यु रुको, गौरव ने उसे रोकने के लिए पीछे से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर अभिमन्यु वहीं रुक गया और उसके पास आने का इंतज़ार करने लगा। गौरव अभिमन्यु के पास जाकर बोला, हम सब उन्नति के रूम में हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। हमें लगता है कि तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए। डोंट टेल मी, तुम लोग भी तपस्या की बातों में आ गए, जो एक अजीब सी किताब महल, बलि और न जाने क्या क्या कहती रहती है। अभिमन्यु ने जवाब दिया। वह काफ़ी रूखे तरीके से बात कर रहा था। यह तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम हमेशा से लड़कियों की रिस्पेक्ट करते थे और अब तुम तपस्या के बारे में इस तरह बोल रहे हो, जबकि तुम तो उसे पसंद भी करते हो। उसका इस तरह बात करना गौरव को पसंद नहीं आया। हाँ, क्योंकि उसने मुझे इस तरह बात करने के लिए मजबूर किया है। देखो, तुम्हें उसके साथ जो डिस्कस करना है करो और मुझे इन सब से दूर रखो, कहकर अभिमन्यु वहाँ से जाने लगा। तभी गौरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। मैंने कहा ना, तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर ही जाऊँगा, गौरव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अभिमन्यु कुछ समझ पाता उससे पहले गौरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचना शुरू किया। वह जबरदस्ती अभिमन्यु को उन्नति के कमरे में ले जाने लगा। यह तुम क्या कर रहे हो गौरव? पागल तो नहीं हो गए हो?
मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मेरा अच्छा खासा दोस्त न जाने किन पागलों की बातों में आ गया। अभिमन्यु अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ, यूँ समझ लो पागल हो गया हूँ और इस पागल की बात तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है ना, अपनी बात बनवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गौरव ने उसे घसीटते हुए जवाब दिया। वह उसे कमरे तक ले ही आया था। अंदर आते ही गौरव ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के अंदर आते ही अभिमन्यु ने तपस्या की तरफ देखा। टोटली अनबिलीवेबल, तुमने मेरे दोस्तों को अपनी बातों में फंसा दिया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी, उसने कहा। हाँ, क्योंकि इनमें से कोई भी सच को देखकर आंख बंद करके इग्नोर नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि तुम भी सच का सामना करो, तपस्या ने कहा। तुम कर रही हो ना सच का सामना, फिर मेरी क्या ज़रूरत है? क्या कहा था तुमने? तुम अकेले ही काफ़ी हो, फिर मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है? मुझे यहाँ पर क्यों घसीट कर बुलाया गया? अभिमन्यु और तपस्या आपस में बहस करने लग गए। बाकी सब लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्नति ने उन्हें चुप कराने के लिए तेज आवाज़ में कहा, गाइस प्लीज़, कुछ देर के लिए आप लोग चुप रहोगे? यहाँ इतना सीरियस माहौल है, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, लेकिन आप दोनों को आर्ग्यूमेंट करना है। और नहीं तो क्या? गौरव ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। इन दोनों को तो कुछ देर एक साथ बातों में बंद कर देना चाहिए, ताकि यह अपने आपसी भेदभाव मिटा सके। उन दोनों के डांटने पर तपस्या और अभिमन्यु चुप हो गए। जब वहाँ का माहौल थोड़ा नरम होने लगा, तब गौरव ने गंभीर आवाज़ में कहा, अब हम जो बताने वाले हैं, हो सकता है उसे सुनने के बाद तुम सबको यकीन ना हो, पर सच में हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। गौरव भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे की बात उन्नति बताने लगी। एक्चुअली जब हमें पता चला कि अभिमन्यु भाई तपस्या से प्यार करते हैं और घर वाले ज़बरदस्ती उनकी शादी रावी से करवाना चाहते हैं, तो हम सबको बहुत बुरा लगा। मुझे पता था कि घर में सब लोग बड़े दादा सा की बात सुनते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट उन्हीं से बात करने का सोचा। प्रताप सिंह का जिक्र आते ही अभिमन्यु और तपस्या के मन में वह कहानी चलने लगी जो थोड़ी देर पहले उन्हें उर्मिला ने बताई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ ना बताने के लिए कहा। उन्नति के बाद हेजल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब हम लोग बड़े दादा सा से बात करने के लिए टॉप फ्लोर पर गए, तब हम कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअली उन्नति पहले वहाँ नहीं आई थी और यह महल काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ सब कमरे एक जैसे हैं। ऊपर 2 कमरे आमने सामने बने हुए थे और हम गलती से गलत कमरे में चले गए। उस कमरे में जाते ही हम लोग एक गड्ढे सी जगह पर गिर गए। हमने खुद को एक अजीब से ग्राउंड पर पाया, जहाँ अजीब काले रंग के पेड़ थे। वह ग्राउंड पूरा खाली था। हमने वहाँ से रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम नहीं जानते थे वो कौन सी जगह हो सकती है, पर इतना ज़रूर था कि वह जगह महल या प्रतापगढ़ का हिस्सा नहीं था, उन्नति ने बताया। हाँ, अब मुझे भी याद आ रहा है। विक्रमगढ़ से वापस आने के बाद हमने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले, पार्थ ने कहा। अच्छा, तुम लोग किसी अजीब काले ग्राउंड में फंस गए थे, तो फिर वापस कैसे आए? क्या कोई जादू हुआ जो चुटकी बजाकर तुम लोग यहाँ आ गए? अभिमन्यु ने हल्के तरीके से कहा, मानो उसे उनकी कही किसी बात पर यकीन ना हो। ऐसा समझ लो कुछ जादू ही हुआ था। अचानक हमें एक धक्का लगा और हम महल में आ गए। तुम यकीन नहीं करोगे, हम लोग मिस्टर और मिसिस चौहान के कमरे में थे। इट वॉज जस्ट लाइक ए पोर्टल, जहाँ एक हिस्से में महल हो तो दूसरी तरफ एक अजीब मैदान, गौरव ने बताया।
पूरी बात सुनने के बाद पार्थ ने कहा, मुझे तुम लोगों की बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम लोग भी भव्य के साथ महल घूमने गए थे और महल घूमते हुए हम लोग उन्नति के बड़े दादाशाह के कमरे में पहुंच गए। वहां हमने जो भी देखा वह काफ़ी रहस्यमयी था। क्या तुम लोग बड़े दादाशाह के कमरे में गए थे? लेकिन उनके कमरे में जाना तो मना है, उन्नति ने हैरानी से पूछा। उस वक्त वह अपने कमरे में नहीं थे। जब हम कमरे में गए तो वहाँ 3 बड़ी बड़ी औरतों की मूर्तियाँ रखी हुई थी। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। कमरे में काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें थी और एक बड़ा सा पुराना घड़ा पड़ा था जिसमें खून जैसा कुछ था। वह मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तपस्या ने देखा था, है ना तपस्या? पार्थ ने तपस्या की तरफ देखकर पूछा। तपस्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी बात पर हामी भरी। वह लोग इस गुत्थी को समझाने में लगे थे, जबकि उन सब की कहानियों में जो भी निकल कर आया था वह उर्मिला की सुनाई कहानी में कहीं ना कहीं मैच कर रहा था। जैसे उन 3 औरतों की मूर्तियाँ, रक्त से भरा घड़ा और वह मैदान। उनसे पूरी बात जानने के बाद तपस्या और अभिमन्यु ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से उर्मिला की सुनाई कहानी उन लोगों को बताने की इजाज़त ले रहे हों। अभिमन्यु ने पलकें झपकाई और उसे सब बताने की सहमति जताई। उन्होंने जो भी देखा था वह काफ़ी हैरान कर रहा था, लेकिन अब अभिमन्यु और तपस्या उन्हें जो बताने वाले थे वह इससे भी काफ़ी बड़ा था। आगे की कहानी के लिए बने रहिए आने वाले भागों पर और अपना कमेंट के ज़रिए मुझे सपोर्ट करते रहिए।